गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हमारा फर्स्ट टॉपिक है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी component in a solution is equal to the number of moles of that component is divided by total number of moles of all components बहुत सिंपल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे। देखिए, इफ a solution containing n a number of moles of solvent and n b number of moles of solute। ठीक है, देखिए अगर एक सॉल्यूशन है हमारे पास और इस सॉल्यूशन में n a नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट है। ठीक है, कौन से कंपोनेंट के लिए? a के लिए। और ये हमारे पास क्या है? सॉल्वेंट है। और n b नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके लिए? सॉल्यूट के लिए। तो यहाँ पर सॉल्यूट क्या हो गया? b कंपोनेंट। ठीक है, तो इसके लिए अगर हम मोल फ्रैक्शन की वैल्यू लिखें, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो सबसे पहले हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू लिख लेते हैं। यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के लिए फॉर्मूला, मोल फ्रैक्शन को स्मॉल x से रिप्रेजेंट किया जाता है और क्योंकि हम सॉल्यूट के लिए लिख रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा b। देखिए हमने यहाँ पर सॉल्यूट के लिए कौन सा कंपोनेंट लिया है? b। ठीक है, तो यहाँ पर xb इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा nb डिवाइडेड बाई na प्लस nb। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब इस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के फॉर्मूले से ही हम डेफिनेशन को समझेंगे। देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपोनेंट, यहाँ पर जो एनी कंपोनेंट है वो हमने कौन सा लिया है? सॉल्यूट, बी कंपोनेंट लिया है। ठीक है, एनी कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट। अब ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट, ये दैट कंपोनेंट कौन सा है? बी कंपोनेंट, जो हमने जिसके मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं उसी कंपोनेंट के हमें नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पर रखने हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। उसके बाद इस सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स को हमें किससे डिवाइड करना है? टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो हमारे सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट हैं? 2 कंपोनेंट, A एंड B। तो टोटल को हमें यहाँ रख देना है और उससे डिवाइड कर देना है। इस तरह से हमने मोल फ्रैक्शन के इस फॉर्मूले के थ्रू हमने इस डेफिनेशन को समझ लिया है। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट XA। अब हम XA के लिए फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए बस थोड़ा सा इसमें चेंज हो जाएगा, यहाँ NB की जगह NA हो जाएगा और बाकी फॉर्मूला सेम रहेगा Na प्लस NB। तो यहाँ से हमने सॉल्वेंट के भी मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिख लिया है और हमारे पास दोनों फॉर्मूले आ चुके हैं, सॉल्यूट के लिए भी और सॉल्वेंट के लिए भी। तो आई होप कि आपको मोल फ्रैक्शन का ये टॉपिक डेफिनेशन और फॉर्मूले की फॉर्म में समझ में आया हो। अब हम मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड एक न्यूमेरिकल करेंगे। देखिए
Calculate the mole fraction of ethylene glycol and water in a solution containing 20% of ethylene glycol by mass। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाई मास। 20% का मीनिंग क्या है? देखिए 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स 20 ग्राम C2H6O2 mean ethylene glycol present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो 20% का मीनिंग क्या हुआ? 20% इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स 20 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए यहां से हमें क्या मिला है? मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है हमारे पास? 20 ग्राम। 20 ग्राम क्योंकि सॉल्यूट हमारे पास क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट है हमारे पास वाटर, और सॉल्वेंट का मास कैसे निकालेंगे? टोटल सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास माइनस कर देंगे और हमारे पास सॉल्वेंट का मास यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं मोलर मास। मोलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमारे पास? C2H6O2। ठीक है, अब यहाँ पर इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लेते हैं। कार्बन आपके पास 2 हैं, तो ये हो गया 12 प्लस, सॉरी कार्बन आपके पास 2 है तो 24 प्लस 6 प्लस ऑक्सीजन 2 है तो 32। ये आपका टोटल हो जाएगा 62 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट या इथाइलिन ग्लाइकॉल। उसके बाद मोलर मास ऑफ वाटर H2O। ठीक है, कितना हो जाएगा? 18 ग्राम मोल इनवर्स। ये तो सिंपल है। उसके बाद देखिए यहां से हम नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे। देखिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे पास क्या है? इथाइलिन ग्लाइकॉल C2H6O2। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहाँ पर सॉल्यूट का मास कितना है? सॉल्यूट का मास है हमारे पास 20 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास कितना है? 62 ग्राम मोल इनवर्स। ग्राम से ग्राम कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 0.322 मोल। ठीक है, तो यहां से हमने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए हैं। उसके बाद हम सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करेंगे, NH2O। ठीक है, सॉल्वेंट हमारे पास क्या है? वाटर। यहां से देखेंगे वाटर का मास कितना दे रखा है यहाँ पर? 80 ग्राम। ठीक है, 80 डिवाइडेड बाई मोलर मास 18 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहां से इसका आंसर आ जाएगा 4.44 मोल। ठीक है, यहां से हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। देखिए मोल फ्रैक्शन आपके पास है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट X C2H6O2 इज इक्वल टू, देखिए सबसे पहले हम नंबर ऑफ मोल्स रखेंगे इथाइलिन ग्लाइकॉल के, कितने हैं? 0.322 डिवाइडेड बाई, अब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स रखेंगे। यहाँ पर हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल्स हैं 0.322 प्लस 4.44। ठीक है, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.068। तो यहाँ से हमने सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है। अब हम देखेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। उसके लिए आपको बहुत सिंपल मेथड यूज करना है। देखिए 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट 0.068 इज इक्वल टू 0.932। ठीक है, इस सिंपल मेथड से आप डायरेक्टली सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। तो फाइनली हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों के मोल फ्रैक्शंस की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया है और हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। ठीक है, आई होप कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो चलिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं।
देखिए द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स in a number including last digit whose value is uncertain is called significant figures. ठीक है, तो देखिए बहुत सिंपल डेफिनेशन है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए नंबर इंक्लूडिंग लास्ट डिजिट whose value is uncertain is called significant figures. किसी भी नंबर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स होती हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स. ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर्स. अब उस नंबर में जो हमने नंबर लिया है यहाँ पर, उस नंबर में जो लास्ट डिजिट होती है वो बेशक अनसर्टेन हो. ठीक है, वो डिजिट निश्चित ना हो बेशक, लेकिन उसे भी हम किस में काउंट करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट करते हैं. ठीक है, अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल हैं, उनको हम यहाँ देखेंगे और उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल करेंगे जिससे हम सिग्निफिकेंट फिगर्स टॉपिक को कंप्लीटली समझ सकें. ठीक है, तो चलिए सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स को डिस्कस करते हैं. देखिए फर्स्ट रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स as well as zeros between non-zero digits are significant ठीक है, तो फर्स्ट रूल है हमारे पास, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स एज वेल एज जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. अब इस पॉइंट को, इस रूल को हम एक एग्जांपल की हेल्प से समझेंगे. देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 5, 7, 8. ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस नंबर में जो भी डिजिट है वो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो है. तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो गई, यहाँ पर हो गई हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स 3. अगर हम 1001 के बारे में बात करें तो यहाँ पर देखिए हमारे पास 2 नॉन जीरो डिजिट्स हैं और 2 जीरोस हैं. तो ये सब की सब सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पर सेकंड जो फर्स्ट रूल का सेकंड पार्ट यहाँ पर है, जीरोस बिटवीन नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट. तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 4. इसी तरह से अगर हम बात करें 0.57, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ये जीरो है ये नॉन जीरो डिजिट्स के बिटवीन नहीं है, ये नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में नहीं आ रहा है, इसलिए इस जीरो को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे. तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 2. ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास एक एग्जांपल है 5.07, तो यहाँ पर डेसिमल में तो है नंबर, हमारा जो नंबर है वो डेसिमल में है, लेकिन जो जीरो है वो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रही है, इसलिए यहाँ पर सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी हो जाएंगी, 3. ठीक है, इस तरह से आपका फर्स्ट रूल कंप्लीट हुआ. सेकंड रूल है हमारे पास, जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द नॉन जीरो डिजिट in a number are not significant. ठीक है, तो इस पॉइंट में देखिए, किसी भी नंबर में अगर जीरोस लेफ्ट साइड में है तो उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे. इसके लिए एग्जांपल है हमारे पास 0.05.
इसमें आप देख सकते हैं जो जीरोज हैं वो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 1, ठीक है। इसी तरह से 0.00045, यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपके पास 4 जीरोज हैं जो लेफ्ट साइड में है नॉन जीरो डिजिट्स के, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 2, ठीक है। थर्ड रूल है हमारे पास, इफ ए नंबर ends in zeros but these zeros right to the decimal point then these zeros are significant, ठीक है। बहुत सिंपल है। इसमें कहा गया है कि किसी नंबर में अगर लास्ट में एंड में अगर जीरोज आ रही हैं लेकिन वो जीरोज डेसिमल पॉइंट के कहाँ हैं, राइट साइड में हैं, ठीक है। तो वो जीरोज आपकी क्या होंगी, सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट की जाएंगी। तो इसके लिए एग्जांपल देखिए 5.000, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि आपके पास जो जीरोज हैं ये डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में है, इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी 4, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखें नेक्स्ट एग्जांपल 4.3200, तो यहां पर आप देखिए यहां पर आपके पास डेसिमल के राइट साइड में 2 जीरोज हैं और ये भी आपकी सिग्निफिकेंट फिगर में ही काउंट होंगी। तो यहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, यहां पर हो जाएंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें नेक्स्ट एग्जांपल है 0.0500। तो इस एग्जांपल में आप देख सकते हैं 2 जीरोज हमारे पास राइट साइड में है डेसिमल के और 2 जीरोज आपका इस नॉन जीरो के लेफ्ट साइड में है, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट साइड में, इसलिए यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हो जाएंगी, यहां पर हो जाएंगी 3 सिग्निफिकेंट फिगर 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो ये रूल भी आपने सीख लिया है। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, इफ ए नंबर ends in zeros but these zeros are not to be right of the decimal point then these zeros may or may not be significant, ठीक है। बहुत सिंपल रूल है कि किसी भी नंबर में अगर एंड में जीरोज आ रही हैं लेकिन ये जीरोज डेसिमल पॉइंट के राइट में प्रेजेंट नहीं हैं, तो इन जीरोज को हम सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। इसके लिए हम एक एग्जांपल देखेंगे। देखिए हमारे पास एक एग्जांपल है 10500 ग्राम। ये हमने एक नंबर लिया है क्वांटिटी के फॉर्म में। अब इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसको हमें चेक आउट करना है। देखिए हम यहाँ पर इस नंबर को 3 तरीके से लिख सकते हैं। 1.05 इंटू 10⁴ ग्राम। यहाँ पर आप देखिए अब इस नंबर में केवल 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स 1, 2 एंड 3। उसके बाद दूसरा तरीका है 1.050 इंटू 10⁴ ग्राम। तो यहां पर आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है 4। इस तरह से अगर हम इसका थर्ड फॉर्म देखें, देखिए
1.0500 इंटू 10⁴ ग्राम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 4 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, तो इससे हमें पता लग रहा है कि हमारी जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो इस तरह के नंबर्स में वरी करती हैं, चेंज होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर लास्ट हमारे पास जो लाइन है, देन दीज जीरोज मे और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो हमने इन जीरोज को, जो हमारे पास लास्ट में जीरोज हैं, इनको हमने काउंट भी कर लिया है और काउंट नहीं भी किया है। देखिए, फर्स्ट में हमने इन जीरोज को काउंट नहीं किया है सिग्निफिकेंट फिगर में, सेकंड में हमने एक जीरो को काउंट कर लिया है, और थर्ड में हमने दोनों जीरोज को सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया है। इस तरह से हम फोर्थ पॉइंट को भी समझ सकते हैं। आई होप कि आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स के चारों पॉइंट समझ में आए होंगे। आई होप कि आपको दोनों टॉपिक मोल फ्रैक्शन और सिग्निफिकेंट फिगर्स समझ में आए होंगे। वीडियो के लास्ट में मैंने कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको प्रैक्टिस के लिए, इसे आप होमवर्क समझ के अपना कंप्लीट करें। ठीक है।